प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। इस वाक्य विचार के पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो आरंभ करते हैं आज का विषय। रचना संरचना के आधार पर वाक्य भेद। 3 तरह के होते हैं: सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र अथवा मिश्रित वाक्य। तो हम पहला समझते हैं सरल वाक्य। सरल वाक्य वे होते हैं जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य, एक ही विधेय और एक ही समापिका क्रिया होती है। इस समापिका क्रिया को मुख्य क्रिया भी कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही समापिका क्रिया होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि उद्देश्य एक से अधिक नहीं होते, विधेय एक से अधिक नहीं होते। तो इसे हम वाक्य के द्वारा ही समझ सकते हैं। जैसे वाक्य में लिखा है, माँ ने खाना बनाया। इसमें उद्देश्य क्या है? माँ। कर्ता उद्देश्य एक ही बात है। खाना बनाया, खाना कर्म है और बनाया क्रिया है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यह सरल वाक्य है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे करता है और मैदान में खेल रहे हैं क्रिया है, मैदान अधिकरण कारक है। तो यहाँ पर पता चलता है कि यह भी एक साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य विधानवाचक वाक्यों की तरह सामान्य सूचना देते हैं। तो यह सामान्य सूचना दे रहे हैं। इसी तरह से आगे, यदि एक वाक्य में एक से ज्यादा क्रियाएं हो जाएं तो क्या होगा? वह गाकर, हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर सबका दिल जीत लेता है। अब परिभाषा में तो हमने कहा है कि एक समापिका क्रिया होता है। एक समापिका क्रिया का अर्थ है कि अंत में जो क्रिया है एक समाप्त, अंतिम क्रिया एक होती है। तो यहाँ पर अंतिम क्रियाएं कई हैं: गाकर, हंसकर, रीझकर, मुस्कुराकर। तो इन सब क्रियाओं को हम कहेंगे पूर्वकालिक क्रियाएं। पूर्वकालिक मतलब जो पहले वाले समय में घटित हुई हैं। और अंतिम क्रिया जो है जीत लेता है, तो यही मुख्य क्रिया है। तो यह परिभाषा के अनुसार बिल्कुल सही हो गया। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य, तो उद्देश्य क्या है यहाँ? वह है। और एक ही विधेय, तो यहाँ पर यह विधेय का हिस्सा हो गया। और समापिका क्रिया जीत लेता है। तो सरल वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, मिला दिया गया है दो को। अब जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य परस्पर किसी अव्यय या योजक शब्द से जुड़े हों, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त को इंग्लिश में ज्वाइंट कहते हैं। तो ज्वाइंट का मतलब क्या है? दो या दो से अधिक वाक्यों को हम किसी योजक शब्द की सहायता से जोड़ देते हैं। तो योजक शब्द को हम समुच्चय बोधक भी कह देते हैं। समुच्चय बोधक का मेन रोल क्या है? दो वाक्यों का मतलब क्या है? एक वाक्य में जब हम कहते हैं उद्देश्य और विधेय होता है, ऐसे ही दूसरे वाक्य में भी उद्देश्य विधेय होगा। और दो वाक्यों को हम किसी योजक से जोड़ देंगे तो संयुक्त वाक्य बन जाएंगे। जैसे अब योजक कौन कौन से हैं? और, या, तथा, एवं, परंतु, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, पर, लेकिन। ये योजक शब्द हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। अब उदाहरण से समझेंगे। बालक रोया और चुप हो गया। ये पूरा वाक्य है, परंतु यदि हम इसे विभाजित करें तो दो वाक्य हो सकते हैं। बालक रोया, बालक चुप हो गया, और इसे हमने और से जोड़ दिया। तो यहाँ पर दो वाक्य हो गए और दो वाक्यों को हमने योजक से जोड़ा है। कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। कठोर बनो एक वाक्य है, परंतु से हमने दूसरे वाक्य को जोड़ा है, सहृदय रहो। तो यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, दो क्रियाएं हैं और उन्हें योजक से जोड़ा गया है। वह अस्वस्थ था इसलिए परीक्षा में सफल ना हुआ। यहाँ पर भी वह अस्वस्थ था, यहाँ तक यदि देखें तो एक वाक्य बनता है। परीक्षा में सफल ना हुआ यह दूसरा वाक्य बन जाता है और इसे हमने इसलिए से जोड़ा है। थोड़ी देर होती थी और फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। तो यहाँ पर थोड़ी देर होती थी एक वाक्य है,
लड़कों की मंडली जुट जाती थी, दूसरा वाक्य है। और बीच में और फिर जो है योजक का काम कर रहे हैं, इन दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक जवानी वाली थी। यहाँ पर भी बुढ़ापा आ गया था एक वाक्य, टेक जवानी वाली थी दूसरा वाक्य। इन्हें जोड़ने का कार्य किंतु कर रहा है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि वाक्य में योजक जो है और, इसलिए और, किंतु, यहाँ पर हमने परंतु लगाया। तो ये वो योजक जो है वाक्य के अर्थ के आधार पर, उसकी सेंस के आधार पर लगाया जाता है। तो अगला है मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य क्या होते हैं? जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसा ही शब्द के से ही पता चल रहा है, मिश्रित का मतलब क्या है? मिक्स्ड। मिश्र का मतलब क्या है? कुछ मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? दो उपवाक्य मिले हुए हैं, उनमें से एक वाक्य प्रधान होता है, उपवाक्य प्रधान होता है, और दूसरा आश्रित होता है। अब उपवाक्य का मतलब क्या है? जब हम एक वाक्य को दो हिस्सों में बांट देंगे तो वो उपवाक्य कहलाएंगे। इन उपवाक्यों में से एक प्रधान होगा और एक आश्रित उपवाक्य होगा। अब प्रधान उपवाक्य को ही मुख्य उपवाक्य भी कहते हैं और आश्रित उपवाक्य को गौण उपवाक्य भी कहते हैं। तो इसका मतलब दोनों का एक ही अर्थ है। यदि कोई पूछ ले आश्रित उपवाक्य बताओ तो गौण उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य बताओ तो मुख्य उपवाक्य है। मुख्य उपवाक्य में क्रिया की प्रधानता रहती है। तो अब इसको यदि हम देखें, विभाजन देखें, तो आश्रित उपवाक्य तीन तरह के हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब इनके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे हम। पहला है संज्ञा उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ हो, वहां पर संज्ञा उपवाक्य होता है। अब इसे उदाहरण से समझेंगे। राम ने कहा कि हम लड़ाई नहीं चाहते। तो यहाँ पर राम ने कहा प्रधान उपवाक्य है, हम लड़ाई नहीं चाहते ये आश्रित संज्ञा उपवाक्य है। ये वाक्य इस पे डिपेंड कर रहा है। यदि हम ध्यान से पढ़ें तो देखें, राम ने कहा, क्या कहा? हम लड़ाई नहीं चाहते। तो ये बात जो है इस पे डिपेंड है। तो यहाँ इसलिए ये आश्रित हो गया और ये प्रधान उपवाक्य हो गया और ये की योजक से जुड़ा हुआ है। ऐसी दूसरा वाक्य है, छात्र जानता है कि परिश्रम करना कठिन है। अब छात्र क्या जानता है? ये तो आगे बताया गया ना। तो ये वाला हिस्सा जो है ये इस पे आश्रित है, तो ये आश्रित उपवाक्य हो गया। यहाँ पर छात्र जानता है प्रधान उपवाक्य हो गया। और परिभाषा में हमने कहा था आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हुआ। तो यहाँ पर पहले वाक्य में राम है, राम के विषय में आगे बताया गया है, और यहाँ पर छात्र के विषय में आगे बताया गया है। तो ये आश्रित उपवाक्य है। संज्ञा उपवाक्य की पहचान क्या है? इसमें अधिकतर की योजक का प्रयोग होता है। 90% वाक्यों में हम कह सकते हैं कि अधिकतर आगे प्रधान उपवाक्य होता है और पीछे आश्रित उपवाक्य होता है और की योजक से जुड़ा हुआ होता है। तो की समुच्चय बोधक भी कह सकते हैं हम। तो अब दूसरा है विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो, उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसे हमने उदाहरण से स्पष्ट किया है। जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा भाई है। अब यहाँ पर हम कहें कि कौन सा आश्रित है और कौन सा प्रधान है। तो ये वाक्य जो है, जिसने लाल कमीज पहनी है, ये आश्रित विशेषण उपवाक्य है, और वह मेरा भाई है, ये प्रधान उपवाक्य है। तो अब इसे प्रधान क्यों कह सकते हैं, उसे आश्रित क्यों कह सकते हैं? तो यदि हम इसका सरल वाक्य बनाएं तो वो बनेगा, लाल कमीज पहनने वाला मेरा भाई है। जो क्रिया एज इट इज बनी रहती है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो हिस्सा प्रधान उपवाक्य होता है, और जिसकी क्रिया में परिवर्तन आ जाता है वो आश्रित होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह आश्रित विशेषण उपवाक्य है और ये प्रधान उपवाक्य है। अब इसकी और स्थिति जाने की क्या क्या हो सकती है। ख भाग, वह मेरा भाई है जिसने लाल कमीज पहनी है। तो इस वाक्य में वह मेरा भाई है, प्रधान पहले पीछे था, अब आगे आ गया।
और जिसने लाल कमीज पहनी है, ये आश्रित विशेषण उपवाक्य हो गया, ये पीछे चला गया। वह जिसने लाल कमीज पहनी है मेरा भाई है। यहाँ पे प्रधान दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। एक हिस्सा तो आगे आ गया वह, मेरा भाई है पीछे, और बीच में आ गया आश्रित उपवाक्य। तो इसके उदाहरण के द्वारा हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि विशेषण उपवाक्य आगे भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है। जब विशेषण उपवाक्य अपनी जगह बदलेगा तो प्रधान को भी अपनी जगह बदलनी पड़ेगी। तो अगला है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिस आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया विशेषण की भांति किया जाता है, अर्थात आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया कहाँ आती है? अधिकतर वाक्यों के अंत में होती है। और क्रिया कैसे हो रही है? तेज हो रही है, धीरे हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, किस समय हो रही है? तो क्रिया की विशेषता पता चलती है इसमें। तो जैसे इस वाक्य में लिखा है उदाहरण, जब मैं घर पहुंचा तब वर्षा हो रही थी। आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य, ये वाला हिस्सा जो है आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य है। वर्षा हो रही थी प्रधान, तो इसकी पहचान क्या है? जब से शुरू है, जब, तब, जैसे, वैसे, जहाँ, वहाँ, इससे शुरू होते हैं। जब जहाँ तुम रहते हो वहाँ मैं भी रहता हूँ। तो यहाँ पर जहाँ तुम रहते हो आश्रित क्रिया विशेषण है, और मैं भी, वहाँ मैं भी रहता हूँ प्रधान उपवाक्य। पहचान, अधिकतर आश्रित क्रिया विशेषण उपवाक्य ज्यों ही, जब, जहाँ, वहाँ, जिधर, जैसा, जिस तरह, जितना, उतना, यदि, तो, अगर तो, इस तरह से शुरू होते हैं। और इन दो शब्दों का भी प्रयोग होता है और कई बार एक का भी हो सकता है। तो अब वाक्य रूपांतर, ये तो हमारे भेद खत्म हो गए। मिश्रित वाक्य के तीनों भेद मैंने बता दिया आपको। अब हम एक वाक्य रूपांतर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। सूर्य उदय होते ही पक्षी चहकने लगे। अब इस वाक्य को आप पहचान सकते हैं, कर्ता कर्म क्रिया, अंत में पूर्ण विराम, सरल वाक्य है। ठीक है, सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहकने लगे। इसी सरल वाक्य को हमने संयुक्त में बदला। तो संयुक्त में बदलने के लिए हमने क्या किया? इस वाक्य के दो हिस्से बांट दिए। सूर्य उदय हुआ एक हिस्सा, पक्षी चहकने लगे दूसरा हिस्सा, और इसे हमने और से जोड़ दिया। तो ये सरल से संयुक्त वाक्य बन गया। अब है तीसरा, जब सूर्य उदय हुआ तब पक्षी चहकने लगे। तो ये मिश्रित उपवाक्य है। मिश्रित वाक्य क्यों है ये? जब सूर्य उदय हुआ, जब से शुरू है, सूर्य उदय होने का समय बताया, क्रिया की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर ये मिश्रित क्रिया विशेषण हो गया, क्रिया विशेषण टाइप का हो गया ये। ज्यों ही सूर्य उदय हुआ त्यों ही पक्षी चहकने लगे। तो ये भी क्रिया विशेषण टाइप का ही हुआ और मिश्रित वाक्य हुआ। ये तीनों तरह के वाक्य संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण मिश्रित उपवाक्य के अंतर्गत आते हैं। इसके साथ ही हमारा यह टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। धन्यवाद।